हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके रीट के एग्जाम के लिए जो आपकी हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है आपके रीट के एग्जाम में। आज आपकी मैराथन क्लास है आपकी हिंदी पेडागोजी की। जो आपके रीट के सिलेबस में आपको हिंदी पेडागोजी का जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज आपकी हिंदी कवर कराई जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आज की वीडियो के आगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आज की वीडियो के अंदर लिए हुए हैं। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है जो आपका रीट का सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो चलिए मैराथन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक रीट के नोट्स नहीं लिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप रीट के नोट्स ले सकते हो लेवल 1 के। उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे रीट के, प्लस जो अदर टेट के जो क्वेश्चन आंसर भी है पेडागोजी के और कंटेंट के भी, वो भी नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि आपको अलग से कोई प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान बोर्ड की किताबों का कंटेंट और कुछ एनसीईआरटी किताबों का महत्वपूर्ण कंटेंट भी इन्हीं नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो आपका नया सिलेबस है रीट का उसके अकॉर्डिंग में आपको महत्वपूर्ण चैप्टर जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए वो मोस्टली सभी आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, उसके बाद आपको अपने ये सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक, जिससे आपका रीट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो सके और आप भी अपनी एक सीट को पक्का करके अपनी एक जॉब को हासिल कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज आपकी मैराथन क्लास। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और एक और बात, आज आपकी हिंदी पेडागोजी खत्म हो जाएगी। इससे पहले मैं सीडीपी की पेडागोजी की मैराथन क्लास ले चुका हूं, ईवीएस की मैं ले चुका हूं और उसके अलावा मैथ्स की पेडागोजी की मैं मैराथन क्लास ले चुका हूं। आज आपकी हिंदी की हो जाएगी। तो लगभग जितने 4 सब्जेक्ट है इनकी पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि सर ये पेडागोजी इनकी कंप्लीट करा दो 4 की, उसके बाद आप कंटेंट वाली वीडियो दो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है उसको देना भी शुरू करो। पेडागोजी तो लगभग ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल से आपको कंटेंट वाली वीडियो भी मिलेगी जो आपके यूपी टेट, रीट और सुपर टेट में सभी में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की जो आपके रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए हुए, और साथ में इसको आप एक टेस्ट की तरह लेना। ठीक है, इसको आप एक टेस्ट की तरह लिखना और देखना कितना परफॉर्म आज आप अपने टेस्ट में करते हो। देखते कौन बच्चा आज की क्लास के अंदर टॉप करेगा इन सारे क्वेश्चन आंसर को करने के बाद। और सभी क्वेश्चन के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हुए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जी आज 2 दिन से क्लास नहीं हुई, मेरा कुछ काम हो गया था घर पर, जरूरी काम, इस वजह से नहीं हो पाई थी। इससे पहले की मैराथन क्लास आप लोग देख लेना, यूट्यूब पर सर्च मार के देख लिया करो, जो भी आपको मैराथन लेनी है साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन। ठीक, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, जिस विधि में किया जाता है उसका नाम बताना है। वाचन विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि या फिर साचर्य विधि। बताइए सही आंसर क्या होगा। वीडियो से मानकर चलिए कम से कम 2 नंबर तो आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। जितने भी वीडियो वाले क्वेश्चन आंसर है आज की वीडियो में मैं मोस्टली कंप्लीट करा दूंगा जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाँ जी, जय माता दी आपको भी। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। इसमें जो आंसर आपका होगा, आंसर आपका सही होगा आपका साचर्य विधि। अब देखिए साचर्य विधि के बारे में एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए आखिरकार क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो क्या था, मारिया मांटेसरी ने। इनका आप लोग नाम लिख सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किसने किया था। अब देखिए साचर्य विधि के बारे में पढ़िए। इसमें क्या होता है, इस विधि में कोई क्लासरूम है, कोई कमरा है, उसमें कई सारे चित्र या कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर लेंगे। अब मान लो ये बच्चे हैं, यहाँ पर ये सब बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और ये इधर बैठे हैं टीचर भाई साहब। अब यहाँ पर इस कमरे में क्या काम किया, बहुत सारे या तो चित्र होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु होगी, उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। और जो भी चित्र इकट्ठे किए जाएंगे या जो भी चीजें इकट्ठा की जाएगी वो चीजें की जाएगी जिनको बच्चा जानता हो। मान लीजिए बच्चा पेड़ को जानता है तो पेड़ का चित्र इकट्ठा कर लिया, बच्चा पानी के बारे में जानता है तो पानी का कर लिया। ये ऐसे कुछ चित्र या वस्तु इकट्ठी कर ली जाती है इस वाली विधि के बारे में। ठीक है, और इनकी वस्तुओं के ऊपर या कार्ड के ऊपर नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने भी ये आपका नाम लिख दिया इसमें। और फिर ये जो बच्चे होते हैं जब इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो उनको कई सारे शब्द याद हो जाते हैं। ये पेड़ होता है, ये पानी होता है, ये बादल होता है, इस तरीके से कई सारे नाम और शब्दों का ज्ञान हो जाता है, वर्ण वर्ण बच्चा सीख जाता है। तो ये सब होता है साचर्य विधि में। आंसर हो जाएगा आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक, तो कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का काम किस पर होगा, साचर्य विधि पर हो जाएगा। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा।
ठीक, कोई डाउट? चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। यूपीटेट के नोट्स अभी नहीं मिल पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्लास बाकी आपकी कल से कंटेंट वाली मैं देना शुरू कर दूंगा जो आपको सिलेबस में आपके चैप्टर दी हुई। ठीक जी, थैंक यू अमेंद्र जी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार पूछे, जो अचीवमेंट्स टेस्ट होते हैं इसके कितने तरीके के टाइप्स होते हैं? प्रमाणीकृत, अप्रमाणीकृत, दोनों या फिर कोई भी नहीं? बताइए सही आंसर क्या होगा उपलब्धि जो आपका परीक्षण है। ठीक, वेरी गुड भाई, पहला क्वेश्चन आया जिसके ऊपर आप सभी लोग सी मतलब आंसर थर्ड लगा रहे हो। ठीक है भाई, वेरी गुड। देखते हैं अगला क्या होगा। अब देखो, उपलब्धि परीक्षण जो अचीवमेंट्स जो आपके टेस्ट होते हैं आखिरकार होते क्या है? नाम से जैसे पता चल रहा है, उपलब्धि का परीक्षण करना, यानी बच्चे ने जो चीजें उसको पढ़ाई गई है स्कूल में, जो उसको पढ़ाया गया सिखाया गया, तो उनसे बच्चों की जो उपलब्धि है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण से जो दिया गया ज्ञान है, इसको आप लिख सकते हो, जो उनको दिया गया ज्ञान है और जो कौशल होता है, इनका मापन किया जाता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण के अंदर। तो कितने टाइप्स के होते हैं? दोनों ही टाइप्स के होते हैं, प्रमाणीकृत भी और अप्रमाणीकृत भी। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गद्य शिक्षण में कौन सी विधि अधिक प्रयोग में ली जाती है? व्यास विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि या फिर डाल्टन विधि? बताइए से आंसर क्या होगा। जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो वाले क्वेश्चन है मोस्टली मैंने वीडियो के अंदर कवर करा दिए। ठीक है, मैथ्स की क्लास रोज कराओ। देखो, मैथ्स की क्लास रोज तो नहीं कराऊंगा, लेकिन जो कंटेंट वाली वीडियो अब आप लोगों के लिए आने वाली है कल से चैनल पर, उससे जो भी आपके मैथ्स के जितने चैप्टर है, क्योंकि पेडागोजी तो मैं करा चुका हूं मैथ्स की, अब जितने भी मैथ्स के चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिए हुए उनको कवर करा दूंगा। तो डेली की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक चैप्टर मैं कराऊंगा, उसकी प्रैक्टिस आप करना, आपका चैप्टर खत्म। ठीक, अब देखिए इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, व्याख्या विधि। ठीक, गद्य शिक्षण में इसी विधि का यूज किया जाता है, व्याख्या विधि का। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको देखिए जरा। 4H के बारे में पूछा हुआ है। 4H मैंने एक बार और भी आपको बताया था। 4H के अंदर क्या होता है? एक तो होता है हेड, एक होता है हार्ट, एक होता है हैंड और एक होता है हेल्थ। ये 4H के बारे में जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, ये किसने दिया था वो आपको बताना है। स्किनर ने, सिम्पसन ने, ब्लूम ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। ठीक, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो कंसेप्ट है ये दिया था महात्मा गांधी ने, जो 4H का कंसेप्ट था। 4H के अंदर मैंने बता दिया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने जो 4H की जो अवधारणा दी थी, निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है? इसलिए आपको इन चारों का नाम पता होना चाहिए। 4H के अंदर हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, इनको चारों को ही याद कर लेना आप लोग। कभी कभी एग्जामिनर घुमा फिरा के भी पूछ लेता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या भाषा को शुद्ध परिमार्जित स्वरूप प्रदान करती है? सभ्यता करती है, साहित्य, संस्कृति या फिर व्याकरण? बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। ये आपकी जो सीटेट की जो पेडागोजी होती है उससे अलग पेडागोजी है। कुछ बच्चे सीटेट के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो सीटेट का सिलेबस है वो अलग है और जो आपका रीट का सिलेबस है वो अलग है। तो पेडागोजी भी अलग है, कंटेंट भी अलग है और सीटेट का अलग है। इसलिए मैं आपको जो भी चीजें पढ़ाता हूं यूट्यूब पर रीट का, वो सिर्फ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, क्योंकि जो आपका रीट का पेपर बनेगा वो जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें से आपका पेपर बनेगा। चाहे जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं और जो वीडियो बनाता हूं वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, व्याकरण विधि। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। वेरी गुड। ये भी ऑप्शन ऐसा था जिसमें सभी बच्चों ने आंसर दिए। नोट्स में आपके पांचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके पांचों सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का दूसरा नाम पूछा है। अब बताइए दूसरा नाम इसमें क्या होगा। देखिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में क्या होता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में जो टीचर होता है वो पर्यवेक्षित होकर काम करता है। तो इसमें कौन काम करता है? पर्यवेक्षित होकर इस विधि में टीचर काम करता है। अगर इसका दूसरे रूप की बात करी जाए तो जो पहला ही ऑप्शन है, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली, इसको देख लो जरा। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली में क्या होगा? इसमें काम करेगा जो स्टूडेंट को, ये क्या बन गया,
जो स्टूडेंट होता है उसको जो निर्देश दिए जाते हैं और निर्देश के बाद बच्चा जो खुद अध्याय करता है, ठीक है, और खुद अध्याय करके जो ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये होता है निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली में। तो इसका दूसरा नाम आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसमें टीचर पर्यवेक्षित होता है, इसमें स्टूडेंट को निर्देश देकर वो खुद स्वाध्याय करता है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुपर टैट का भी दूर दूर तक पता नहीं है, तो इसलिए क्लास भी मैं अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो कल से आपको कंटेंट वाली वीडियो मिलेगी वो आपके सुपर टैट में काम आएगी, यूपी टैट, रीट, सुपर टैट सभी में काम आएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी शिक्षक को कार्यभार दिया जाना चाहिए, बताइए आप लोग क्या इसका आंसर होगा। जो वीडियो देख रहे हो, क्या काम दिया जाना चाहिए? वार्षिक योजना बनाने का उसको काम देना चाहिए, कक्षा कार्य जांचने का देना चाहिए, शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों के संयोजन का, या फिर अशुद्धियों को दूर करने का। बताओ क्या कार्यभार लेना पसंद करोगे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो? हाँ, वैसे तो सारे होते हैं। देखो आज की डेट में जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसके ऊपर इतना बोझ, इतना भार डाल दिया गया, उससे सारे काम ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो टीचर की जो जान है बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई है आज की डेट के अंदर, उससे सब काम लिए जाते हैं। लेकिन जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको देखना है वो हो जाएगा शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों के संयोजन का। ये मैं आपको बता चुका हूं सीसी के बारे में, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंदर जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है वो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों का किया जाता है। तो इसलिए अगर आपको दोनों ही ऑप्शन दिख जाए, ये आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि जो कार्यभार देना चाहिए क्लासरूम के अंदर का, और क्लासरूम के अलावा जो एक्टिविटीज होती है, गेम्स होते हैं, पीटी वगैरह होती है, उनका भी। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। अब देखो सामग्रियों के बारे में मैं डिटेल में चैप्टर आपको ईवीएस वाली वीडियो में करा चुका हूं। जो आपकी जितनी भी टीएलएम होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, एक सभी के अंदर मोस्टली देखने को मिल जाएगा। ईवीएस में भी पूछा जाएगा, हिंदी में भी, आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी। तो वो जितनी मैराथन क्लास मैंने रखी है, ईवीएस वाली, सीडीपी वाली और मैथ्स वाली, उनको देख लेना। तो उसमें सारी सामग्री मैं करा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पूछा है कहानी रचना के लिए, अगर कोई कहानी रचनी है तो सबसे बढ़िया सामग्री उसके लिए क्या होगी? रेखा चित्र नहीं, रेडियो से भी नहीं होगा, लिंगोफोन, चित्र कथाएं। आंसर आपका फोर्थ डी से हो जाएगा कहानी रचना के लिए। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। तो इस मत का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद या फिर विनोबा भावे? बताओ सही आंसर क्या होगा। और जिन बच्चों ने भी रीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया होगा, आंसर सही भी दे दिया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भाई इस क्वेश्चन के आगे लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग 1 नंबर का यहां से देखने को किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको मिल सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगाओ इसको। थोड़ा सा आप लोग डिटेल में समझना, अगर आप डिटेल में समझ गए तभी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, हर्बर्ट उपागम के पद कितने हैं? देखिए हर्बर्ट उपागम के जो पद है वो है 5 पद है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी? इसको आप लिख सकते हो, हर्बर्ट ने दी थी। ठीक है, अब इस पंचपदीय प्रणाली में आखिरकार होता क्या है इसको देख लीजिए। जैसे आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो जो डेली पाठ योजना करोगे कि आज बच्चों को क्या पाठ पढ़ाया जाए, तो डेली पाठ योजना के लिए इस विधि का यूज होता है पंचपदीय प्रणाली का। अब देखो इस विधि का यूज कैसे होगा, महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ और ध्यान से समझना, एक बारी में समझ में आ जाएगा। देखिए जो पहले नंबर पर चीज होती है, तो ये क्या बनेगा, पहले पर होता है प्रस्तावना। ठीक है, पहले पर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना में क्या होता है, इसमें पूर्व ज्ञान को देखा जाता है बच्चों के। मान लीजिए बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना है, जल के महत्व के ऊपर टॉपिक पढ़ाना है, तो इससे पहले प्रस्तावना के अंदर बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखा जाएगा कि बच्चों तुम जल के बारे में बताते हो, बच्चा बताएगा हाँ सर जानते, मेरी बोतल में जल रखा है, पानी पीते हैं वगैरह वगैरह। ठीक, उसके अलावा जब प्रस्तावना दे देंगे तो दूसरे नंबर पर होगा प्रस्तुतिकरण। इसको देख लेना है, 5 पॉइंट को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, जो भी नई जानकारी है या जो भी नए तथ्य है वो टीचर बच्चों को बताएगा।
ठीक है, तो वो टीचर बच्चों को बताएगा जल के बारे में और जो जानकारी जो नहीं जानता। दूसरे पर प्रस्तुतिकरण करेगा। प्रस्तुतिकरण करने के बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है तुलना करना। तुलना करना या फिर संबंध बनाना, कुछ भी आ सकता है, तुलना या संबंध। ठीक है, इसमें क्या काम करेगा तुलना संबंध में, जो पुराने तथ्य है जिनको बच्चा जानता है और जो उसको नए तथ्य बताए गए हैं उनके बीच में या तो कंपैरिजन करेगा या फिर उनके बीच में संबंध बनाएगा बच्चा। ठीक, तीसरा हो गया। उसके अलावा चौथा पद होता है इसमें सामान्यीकरण, इसको भी लिख लो, चौथा पद होता है आपका सामान्यीकरण। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी देखने को मिल जाता है निष्कर्ष के नाम से, इसको आप लिख लो। राइटिंग के ऊपर मत जाना भाई, समझाने के तरीके पर जाना। ठीक है, तो सामान्यीकरण में क्या होगा, इसमें टीचर एग्जाम्पल के थ्रू निष्कर्ष तक पहुंचाएगा बच्चों को, या ये कह लीजिए आगमन विधि का यूज करेगा। तो जो बच्चों को सिंपल एग्जाम्पल देगा ताकि निष्कर्ष तक, एक कंक्लूजन तक पहुंचाया जा सके। और लास्ट में हो जाएगा आपका पांचवा पद प्रयोग, या फिर जिसको बोलेंगे अभ्यास, कि वो उसको प्रयोग करने के लिए या अभ्यास करने के लिए काम दे देगा कुछ, या होमवर्क दे देगा कि जो चीज आप तुझको पढ़ाई है बेटा कल होमवर्क करके लाना। ठीक है, तो ये हर्बर्ट उपागम के जो पद है, कितने पद है, 5 पद है, जो मैंने आपको बता दिए। और पंचपदीय प्रणाली के जनक भी कौन है, ये हर्बर्ट ही आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको समझ लेना आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शिक्षण में इकाई का जो कंसेप्ट होता है वो किसकी देन है, ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन या फिर हर्बर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। बताइए से आंसर आपका क्या होगा। नोट से भी करेक्ट हो रहे हैं आपके आंसर। ठीक है, लेकिन एक काम करा करो, जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी आप नोट्स में जैसे पढ़ते हो, तो जैसे वीडियो में उनको समझा करो, रटना मत। वैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बहुत दिए, जितना समझ के चीजें करोगे आपके पेपर में उससे बाहर चीजें नहीं जाएगी, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा है शिक्षण में इकाई का जो कंसेप्ट दिया था, तो वो दिया था मॉरिसन ने। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर लगाओ भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का ये आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप क्या है। पहले तो एक बार जान लीजिए, जो कौशल आपके रीट के सिलेबस में आपको दिए हुए हैं, तो 4 तरीके के कौशल मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, सुनना, बोलना, ठीक है, पढ़ना और लिखना, ये 4 तरीके के कौशल होते हैं। एक बार रीट के एग्जाम में सिंपल आ गया, बताओ कितने तरीके के कौशल होते हैं, तो 4 तरीके के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, अब ये पूछा है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल में क्या होगा, हम अपनी भाषा का यूज करेंगे, अपने विचारों का किस में व्यक्त करेंगे, लिखित में करेंगे। तो आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, 4th आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, इन 4 कौशलों के बारे में। अब इसमें एक चीज और देख लो आप, अब जो अपने विचारों को आप लोग अभिव्यक्त कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लिखकर कर रहे हो। जैसे मैं चीज आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूं, दूसरा कैसे कर रहे हो, बोलकर कर रहे हो। अब ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो बताओ ये जो कौशल होते हैं ये कौन से कौशल होंगे, या आपके गणनात्मक कौशल होंगे या अभिव्यक्तात्मक कौशल होंगे। होमवर्क के अंदर है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं। एक जो चीज आप लोग पढ़ रहे हो, मेरी आवाज सुन रही हो, ठीक है, कान में ईयरफोन लगाया हुआ है या जो भी आपका तरीका है, और पढ़ने के अलावा सुन रहे हो मेरी आवाज को, या फिर जो लिख रहा हो उसको पढ़ रहे हो। बताओ ये वाले कौशल कौन से होते हैं, गणनात्मक या अभिव्यक्तात्मक। ये आपका होमवर्क में आज आपको देता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना। ठीक, बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है ऐसा भाई साहब, एक क्वेश्चन है जो आपका ईवीएस में भी आया, आपके हिंदी में आया, सीडीपी में भी देखने को मिल गया, आपकी इंग्लिश में या संस्कृत में भी देखने को मिल जाता है। सदाबहार क्वेश्चन है, कम से कम 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में जरूर दिलाएगा। और ये मैं सीडीपी की क्लास में बता दिया, ईवीएस में बता दिया, मैथ्स में बता दिया, आज नहीं बताऊंगा, आज इसे आप लोग खुद करना। अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक है, या तो अच्छी परीक्षा या एक अच्छे प्रश्न पत्र में या एक अच्छे मूल्यांकन में क्या आवश्यक है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, या फिर इनमें से सभी। बताओ सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा ला नहीं इस क्वेश्चन के आगे, और आज इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले तीनों वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो वो वाली देख लेना आप, मैराथन क्लास जो मैं डाल चुका हूं। आंसर हो जाएगा आपका 4th डी। ठीक, गणनात्मक कौशल। लेकिन ये बताओ ना, गणनात्मक कौशल कौन कौन से है, पूरा ना लिखो, आधे अधूरे आंसर से काम नहीं चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है। जैसे बच्चों का चहुमुखी विकास सुना है ना, तो ऐसी जो भाषा शिक्षण है उसमें बहुमुखी प्रयास क्या होगा वो आपको बताना है।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगमन विधि का प्रयोग करना, तकनीक का प्रयोग तो वैसे भी नहीं होगा, सभी विषय के शिक्षण में भाषा पर बल देना, ठीक है, और अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। बताओ सही आंसर क्या होगा? बहुमुखी प्रयास। हाँ, वो 11 को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए आंसर आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड, सभी ने सही दिया है। थर्ड हो जाएगा कि सभी विषय के शिक्षण में भाषा पर बल। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, वो आपको बताना है कौन सी पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन सॉरी मोंटेसरी, डेक्रोली और या फिर अभिकर्मित अनुदेशन। बताओ सही आंसर आपका क्या होगा? किंडरगार्टन पद्धति, ये क्या बन गया, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है ये बताओ। ये तो मैं बता चुका हूं, मारिया मोंटेसरी। डेक्रोली का बताओ आप लोग। आंसर इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ, अभिकर्मित अनुदेशन। ये भाषा शिक्षण की बाकी तीनों क्या है? पद्धति है। आंसर आपका तीसरा फोर्थ सही हो जाएगा, लेकिन ये तीनों पद्धतियां है, ठीक है। इनके बारे में आपको होमवर्क दे दिया, इनके प्रतिपादक और इनके बारे में सोच कर लाना, क्योंकि कई बार ये चीजें बता चुका हूं, हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होता एक चीज को बार बार रिपीट करना। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है? जो टेक्स्ट बुक होती है उसका अध्ययनात्मक पक्ष आपको पूछा है। देखिए पुस्तक का आकार या प्रकार, अध्ययन से फर्क पड़ता है आकार या प्रकार से? नहीं पड़ेगा। मुख पृष्ठ, जो शुरू का उसका पृष्ठ है उससे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिल्ट, जो उसके ऊपर जिल्ट चढ़ाई जाती है, नहीं पड़ेगा। प्राकथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो बुक की जो प्रस्तावना होती है जो स्टार्टिंग में, तो वो क्या हो जाएगा? अध्ययनात्मक पक्ष हो जाएगा। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपका सामग्रियों से पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन, कि जो सर्वीय दृश्य साधन है, यानी ऐसे साधन, ऐसे टीएलएम, ऐसी शिक्षण सामग्रियां जिनके माध्यम से सुनकर जो है चीजें ग्रहण की जा सकती है या फिर देखकर ग्रहण की जा सकती है, ठीक है। तो सर्वीय दृश्य वो साधन होते हैं जो ऐसी चीज होती है जैसे आपका मोबाइल फोन, जिसमें आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। तो साधन इनमें से पूछा, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक या फिर रेखा चित्र। बताओ सही आंसर। हेलन पारखर्ट या पारखर्स्ट किस विधि का नाम भी लिखो, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा पहला चलचित्र। चलो मैं लिख देता हूं, जब आपने लिख ही दिया आंसर हेलन, ठीक है, पारखर्स्ट या फिर पारखर्स्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ये लिखा था ना आपने। तो अब देखो इन्होंने कौन कौन सी विधियां दी थी, उनके नाम आप लोग लिख लो, ठीक है। जो डाल्टन विधि थी, डाल्टन विधि हेलन पारखर्स्ट ने दी थी, इसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक। उसके अलावा जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि किसने दी थी? ये भी इन्होंने दी थी। व्याख्यान विधि के अलावा अनुकरण विधि भी लिख लो, अनुकरण विधि भी इन्होंने दी थी, ठीक है। ये हो गया आपके तीनों की तीनों विधियां होगी। और बताओ और कौन सा पूछना था इसमें आपको? हाँ एक और रह गई आपकी, ठीक, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, तो प्रत्यक्ष विधि भी इन्होंने दी थी। हो गया आपका खत्म। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा बहुत यार होमवर्क खुद करा करो, ठीक है, तभी तो बढ़िया स्टूडेंट बनोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? हमारे किस सेंसरी ऑर्गन से है नाटक का? अगर कहीं पे आप लोग नाटक देखते हो जाकर, तो वहां पर हमारे कौन सी ज्ञानेंद्रिय का यूज होता है? बताओ। खाली मुंह का होता है, कान का होता है? मुंह ज्ञानेंद्रिय हमारी नहीं, कान का होता है, कान और आंख का होता है, यह सिर्फ आंख से होता है। बताओ सही आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। देखिए आंसर जो सही हो जाएगा इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा, कान और आंख। तो 5 तरीके के सेंसरी ऑर्गन बार बार मैं पूछता हूं आपसे क्लास से, बताओ कमेंट बॉक्स में कौन कौन से है। 2 तो आपको सामने लिख रहे हैं, बाकी 3 बता दो कौन से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया मूल्यांकन से संबंधित भी आपके रीड के एग्जाम में। अगर सभी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो कम से कम ये चैप्टर आपको 3 से 4 नंबर दिला के ले जाएगा। तो मूल्यांकन के ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर, वरना तो उसके अलावा नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, और बीच बीच में भी मैं इसको समझाता रहता हूं। देखिए सत्र की समाप्ति पर, यहां पर पूछा सत्र की समाप्ति पर कौन सा मूल्यांकन होता है? जो बच्चों के सत्र समाप्त हो गए जैसे, तो वहां पर कौन से मूल्यांकन का यूज होता है? देखिए नियोजनात्मक मूल्यांकन, ये नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, ये तो आपका शुरू में होगा।
निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा निर्माण करना, क्योंकि यहां पर सत्र एंड हो गया। निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक में मैंने आपको क्या बताया था, निदान का मतलब होता है समस्या को जानना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ समस्या की पहचान होती है, समस्या को जाना जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर सत्र की समाप्ति हो गई, तो आंसर जो सही हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ, संकलनात्मक मूल्यांकन, आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपके नोट्स अनमोल है, ठीक है भाई, इतना खतरनाक कमेंट, बस सिलेक्शन दिला देना ताकि मेहनत वसूल हो जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। यहां पर कोई ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो उसमें कौन सा उपयोगी नहीं है वो आपको बताना है। शिक्षक निर्मित सामग्री ब्लूप्रिंट ढांचे में मेरे ख्याल से तो उपयोगी नहीं है, तो अभी तक तो आंसर पहला ही सही लग रहा है। शिक्षण के लक्ष्य से तो बिल्कुल उपयोगी है, पाठ वस्तु के प्रकरण भी हो जाएगा, क्वेश्चन के टाइप्स भी हो जाएंगे, आंसर आपका पहला ही सही लग रहा है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है वो आपको बतानी है। पहला अनुगण विधि, ये भी होती है भाई, बिल्कुल अनुगण विधि का कई बार मैं आपको बता चुका हूं, और जस्ट अभी मैंने बताया अनुगण विधि के प्रतिपादक, अभी बताया, अब बताओ क्या है कमेंट बॉक्स में। अनुगण विधि में क्या होता है, कॉपी करके सीखता है, यानी नकल करके सीखता है। भाई जैसा आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपनी जो मातृभाषा है, जो भी आप बोलते हो, तो जैसे हिंदी बोलते हो तो हिंदी कैसे सीखे, अपने घर वालों से, हमारे घर में जो भाषा बोली जाती थी, पास पड़ोस रिश्तेदार जो बोलते थे उसको नकल करके कॉपी करके सीख गए, जैसा घर वाले बोले, परिवार वाले बोले, ऐसे हम सीख गए। तो अनुगण विधि तो होती है बिल्कुल हिंदी भाषा शिक्षण की विधि। आगमन निगमन विधि ये भी होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ये भी हो जाएगा, भाषा प्रयोगशाला भी होगी, इसका मतलब चौथा आंसर सही है, ये सभी ठीक है, आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मैं भी आपको होमवर्क देता हूं कि अपने घर से करके लाना, बताओ जो होमवर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। छात्र को घर पर व्यस्त रखना, बिल्कुल भी नहीं होगा, गृह कार्य इसलिए नहीं दिया जाता। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चों को क्लासरूम में पाठ पढ़ा दिया जाता है, जैसा आप लोग स्कूल के अंदर जो पाठ पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमको होमवर्क देते थे ताकि उस पाठ को दोहरा सके, ठीक है। और ईमानदारी से बता देना कितने लोग होमवर्क करके जाते थे, कोई नहीं जाता था दोहराना, ठीक है, अगले दिन ही खुलती थी क्लास में कॉपी। सुलेख की योग्यता का विकास करना, नहीं, संबंधित पाठ में रुचि नहीं, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखिए, भाषा शिक्षण के उपागम, रीड के सिलेबस में आपको दिया हुआ है कि भाषा शिक्षण के, इसमें पूछा उपागम है, कौन कौन से उपागम है जो भाषा शिक्षण दी जाती है, जो लैंग्वेज का जो आपकी एप्टीट्यूड है, ठीक है, वो अप्रोच है, सॉरी, जो भाषा शिक्षण की जो अप्रोच है उसके अंदर कौन कौन से आपके फैक्टर है। पाठ संसर्ग उपागम ये भी हो जाएगा भाई आपका, रचना शिक्षण उपागम, दो या ऑप्शन सही है, यानी सी आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पेपर आ जाए तो पास होना पक्का है। अच्छा देखो, मैं बार बार कहता हूं, पास होने से काम चल जाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या जॉब चाहिए तो मिनिमम इतना टारगेट आपको होना चाहिए, पास होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि खाली जो क्राइटेरिया होता है उसको पास कर जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, इतना स्कोर लाओ, अगर इतना स्कोर ला सकते हो तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी पढ़ने का फायदा है, तभी मैं इतनी मेहनत कराता हूं, ठीक है। तो पास से काम मत चलो, थोड़ा सा आप लोग अपना एटीट्यूड चेंज करिए, क्योंकि पास से कुछ नहीं होने वाला इस एग्जाम के अंदर। ये सीटेट की तरह नहीं है कि आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद सीधा जॉब मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है शिक्षण कौशल का उपयोग, क्लास के अंदर, हाँ भाई क्लास के अंदर किया जाता है और क्लास के बाहर, दोनों ही जगह किया जाता है शिक्षण कौशल का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये दो क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से आ गए, इसलिए बोला था कि हाँ खाली पास हो जाए, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण, अब प्राइमरी लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, संवाद शिक्षण यानी जब आपस में बातचीत करते हैं जैसे, ठीक है, तो उसकी उपयुक्त प्रणाली पूछिए, कौन सी प्रणाली सबसे बढ़िया होगी जब बच्चे आपस में संवाद करेंगे। देख लेते कौन सी होगी। आदर्श नाट्य प्रणाली नहीं, व्याख्या प्रणाली प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं होगी व्याख्या प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली ये हो जाएगी, कक्षा में अभिनय कराओ बच्चों से, तो आपस में क्या काम करेंगे, संवाद करेंगे बच्चे, ठीक है। जैसा आप लोगों की मैडम भी कराती होगी, हमसे कराती थी हमारी मैडम, बहुत मजे लिए हमारी मैडम ने अलग अलग रोल करवा कर। तो क्या होता था, कक्षा अभिनय प्रणाली सबसे बढ़िया रहेगी प्राइमरी लेवल पर, तो आंसर आपका सी, थर्ड से हो जाएगा।
बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, नोट्स चाहिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज भेज देना, आपको अपने नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया, यहां पर इवोल्यूशन प्रोसेस का सोपान क्या है वो आपको पूछा है। देख लेते हैं क्या सोपान है। उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं देखते पता चल जाता है, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। कविता, जो बच्चों को कविताएं पढ़ाई जाती है, ठीक है, स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर जो कविता शिक्षण दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या कविता इसलिए पढ़ाई जाती है कि शब्दार्थ का बोध हो सके, बच्चों शब्दों को जान सके? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाती। ठीक है, प्राथमिक लेवल पर तो वैसे मतलब नहीं कविताओं का। रसानुभव, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कविता के अंदर जो भाव दिया गया है, जो उसके अंदर रस दिया गया है, जो मेन मोटिव है बताने का, उसको अनुभव करने का मेन उद्देश्य होता है, तो आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा। व्याख्या बोध भी नहीं होगा। मनोरंजन एक बारी को मान सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ये इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा नहीं है, ध्यान से पढ़ना। लिखित अभिव्यक्ति, जैसे मैं अभी आपको पूछूं कि चलो यार मेरे ऊपर कुछ 4-5 लाइनें लिख के लाओ, सचिन के ऊपर मेरे ऊपर 4-5 लाइनें लिख के लाओ। ठीक है, अब लिखित अभिव्यक्ति दे दी आपको, तो इसका साधन नहीं है, कौन सा है वो आपको बताना है। देखो कौन सा नहीं है, पत्र लेखन, ये तो साधन होता है। पत्र लिख दोगे आप मेरे बारे में कई सारे कि सर आप ऐसे हो, अच्छे हो, ठीक है, और कोई से बुराई लिख दी तो भाई ब्लॉक कर दूंगा चलो मजाक कर रहा हूं, नहीं करूंगा। निबंध लेखन से तो लिखित अभिव्यक्ति के ज्यादा साधन मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हर किसी ने निबंध जरूर लिखे हैं स्कूल के अंदर जब पढ़ता था, गाय के ऊपर, देश के ऊपर। वाद विवाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाद विवाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर क्या होगा, वाद विवाद में ये इससे बात पूछेगा, ये इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपस में इनकी डिबेट चलेगी। लिखित का यहां कुछ काम नहीं होगा, तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा साधन नहीं है। ठीक है, लेखन तो ये हो गया, इसमें ये भी सही है, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, प्रज्ञा वर्मा के अभी तक पूरे में से पूरे नंबर सही है। ठीक है भाई, ऐसे ही टॉप कर जाना, जॉब आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अगर आप टॉप के मद्देनजर तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपका, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है वो देख लेते हैं। अक्षर सिखाना, बिल्कुल नहीं। बारह खड़ी सिखाना, ये भी नहीं। लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, पहली चीज होती है देखो किसी भी चीज के लिए क्यूरियोसिटी जगाओ आप बच्चे के अंदर। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग पढ़ क्यों रहे हो, मन मर्जी से थोड़ी पढ़ रहे हो कि हमें मजा आता है पढ़ने में, नहीं। आपकी जिज्ञासा क्या है कि भाई पढ़ने से हमें जॉब मिलेगी, सिलेक्शन मिलेगा, तो तभी तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तभी तो पढ़ रहे हो, वरना कोई मजाला आपको पढ़ा लेगा, कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है किसी भी चीज के लिए क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना। ठीक है, जिज्ञासा उत्पन्न करना, आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये चीजें इंप्लीमेंट करना, जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो ये चीजें आपके काम आएगी। वैसे आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसमें आपको बहुत चीजें बताई जाएगी, लेकिन आप अपनी तरफ से भी सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखिए प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, किसको नहीं किया जा सकता बताइए, आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। समाचार पत्र प्रिंट मीडिया में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा पत्रिकाओं को भी इसके अंदर किया जाएगा। टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक को नहीं किया जा सकता, आंसर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय पत्रिकाएं बहुत सी निकलती है, ये भी हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं कि भाई ऐसे प्रश्न जिनका एक ही आंसर होता है, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कोई भी, जैसे ट्रू और फॉल्स वाले, ठीक है, सही या गलत वाले जो आंसर होते हैं, जैसा आपको रीट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ये 4 गोले वाले। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है वो आपको बताना है। अब देखते हैं कौन सा है। रटाई से मुक्ति बिल्कुल नहीं होगा। पाठ्यक्रम व्याप्ति नहीं होगा। निष्पक्ष मूल्यांकन, आंसर आपका सी थर्ड सी हो जाएगा। आपकी रीट की एग्जाम भी तो ऐसी हो रही है ना, निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए, तभी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हेल्प ली जा रही है, आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। विद्यार्थियों का हित भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
बच्चा बोल रहा है 600 प्लस है लेकिन लाइक कोई नहीं करता। भाई मैं वीडियो में बार बार बोलते थक गया, मैं कभी लाइक की नहीं कहता, तो बिना कहीं मेरे कर दिया करो आप लोग लाइक। अभी उसने कहा जैसे बच्चे ने कि 600 लाइक प्लस है लेकिन लाइक कम नहीं किया है, तो मेरे बिना कहीं कर दिया करो, वरना वीडियो में 10-10 बार मैं भी पागलों की तरह चिल्लाऊंगा, जो कि मुझसे होगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अपने आप कर दिया करो। ठीक है, वैसे इन चीज़ों का मुझे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो आपकी चॉइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। भाई मान लीजिए आप लोगों के कुछ विचार है कि भाई आपका रीट की जो डेट है आगे बढ़ गई, अब कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, कुछ बच्चे उदास हो रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं हो रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है आपको। तो बताओ किन प्रश्नों के माध्यम से सबसे बढ़िया अभिव्यक्ति आप लोग करोगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से करोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें तो बहुत ही शॉर्ट में आंसर आपका हो जाएगा। उसके अलावा अति लघुतरात्मक में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत दिल के अंदर भड़ास निकालनी है आपको बहुत सारी, इसमें नहीं कर सकते आप। निबंधात्मक में कर सकते हो, बड़ा सा निबंध लिख दोगे अच्छा खासा कि भाई ये जो रीट की एग्जाम डेट आगे बढ़ी है, अच्छी है, बुरी है, गलत है, सरकार का रोल, फलाना टिकड़ा, सब चीजें कर दोगे, तो सबसे बढ़िया कौन सा प्रश्न होगा, निबंधात्मक प्रश्न हो जाएगा। आंसर आपका सी थर्ड से हो जाएगा, लघु भी नहीं होने का आपका। ठीक है, बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। एक तो मेरे से पूछ रहा था सर 20 जून को भी हो जाएगा अब बताओ उसे क्या कहो। तो इन चक्करों में मत पड़िए, मैं तो कह रहा हूं 20 जून को तो आपका होगा, जैसे एग्जाम डेट भी आ चुकी है, मैं तो कह रहा हूं 1 साल भी बाद हो, लेकिन अगर आपको सफलता लेनी है, सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, तो 1 साल तक लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जो मुझको गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो वो ऐसे नहीं मिली कि भाई 1-2 महीने पढ़ लिया और हो गया काम, लगातार कंटिन्यूसली तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। ये क्वेश्चन भी मैं कई बार करा चुका हूं, मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम या फिर क्रेथवॉल, बताओ सही आंसर क्या होगा। इसके ऊपर डिटेल में भी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही भैया, आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर मेरी वीडियो देख लेना, इस क्वेश्चन में आपको ये चीजें इतनी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 100% मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग। तो उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से मेरा नाम सर्च कर दिया करो, जो भी आपको सब्जेक्ट यूट्यूब पर टॉपिक देखना है। ठीक है, तो मेरा नाम लिख दिया करो साथ के साथ। उस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, वरना नोट्स को भी आप पढ़ सकते हो, जो मेरे नोट्स है उनके अंदर भी चीजें डिटेल में है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। प्रारंभिक में ही करना चाहिए आंसर। क्यों? अगर पहली शुरुआत से ही बच्चों का जो बेस है वो अच्छा नहीं होगा, उनका जो उच्चारण है वो अच्छा नहीं होगा, तो आगे भी ऐसी बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में तो उच्चारण बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी नींव है बच्चों की, यही से बच्चा आगे उसका भविष्य तय होता है प्राइमरी से। ठीक, अब बताओ अगला क्वेश्चन, भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। बिल्कुल सही है भाई भाषा को हम लोग अर्जित करते हो, जो आप लोग भाषा बोलते हो, चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, हिंदी बोलते हो, तो उसको आपने अर्जित किया है ना, तो अर्जित संपत्ति तो है। बाकी के ऑप्शन पढ़ते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, नहीं, हमारे जो घर परिवार के बाप दादा परदादा उनके उत्तराधिकार में नहीं मिली। ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आध्यात्मिक लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। सहजात योग्यता नहीं, आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है। आज टाइपिंग वाले ने 2 क्वेश्चन ले दिए। ठीक है, मैं बता चुका हूं इसका आंसर कि सभी विषय के शिक्षण में भाषा पर बल। ये 2 बार बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया। ठीक, टाइपिंग वाले की तबीयत अभी ठीक हुई और ये थोड़ी उसने क्वेश्चन रिपीट कर दिए। चलो देखिए, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि में बता चुका हूं, उस विधि में जिसमें बच्चा कॉपी करके नकल करके चीजें सीखता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त कौन सा रहेगा। तो अनुकरण विधि में बच्चा जो सीखता है वो छोटा ही बच्चा सीखता है, बड़ा तो सीखेगा नहीं। तो आंसर आपका सी प्रारंभिक स्तर पर सी हो जाएगा, क्योंकि ये विधि प्रारंभिक स्तर के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी विधि होती है। ठीक, आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होगी। बताओ, इंटरेस्ट सबसे बढ़िया किससे होगा। भाषण देने से इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हर कोई बोर हो जाता है। इंटरव्यू से होगा? इंटरव्यू से भी नहीं होगा। ठीक,
उसके अलावा आपका प्रश्नोत्तर से हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जैसा आप लोग अब वीडियो देख रहे हो, अब या मेरी क्लास में बैठे हो आप लोग, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं तो आप लोग एक्टिव हो जाओगे कि यार कभी मेरे से ही ना पूछ ले, ठीक है, चाहे मैं पूछूं ना, लेकिन आप एक्टिव हो जाओगे और आपका इंटरेस्ट भी जगेगा उस चीज के प्रति। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। ऊपर मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि भाषा कौशलों की संख्या कितनी है। 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा कौशलों की संख्या है। आगे ना कितना सिंपल क्वेश्चन, ये सभी आपके रीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, इसलिए मैंने कहा था अगर आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो रीट का एग्जाम आपकी मुट्ठी से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आराम से आप लोग उड़ा दोगे पेपर को। देखिए मौन पाठन का लाभ क्या है। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मौन पाठन करते हैं, मतलब बिना बोले मन ही मन अंदर पढ़ते रहते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं ना जो अंदर ही अंदर पढ़ते रहते हैं, मैं भी ऐसे पढ़ता हूं चुपचाप अंदर। तो मौन पाठन का लाभ पूछा है, देखते क्या है। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। जब मन ही मन पढ़ रहा है तो उच्चारण का तो मतलब ही नहीं बनता, काट दो गलत। स्वाध्याय की प्रकृति विकसित होती है, बिल्कुल सही। खुद के जो अध्याय होता है खुद ही पढ़ना, उसकी प्रवृत्ति विकसित होती है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, नहीं। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना, ये भी नहीं। आंसर आपका भाई सेकंड सी हो जाएगा। ठीक, चलो आप में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मौन पाठन करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो हल्ला पाठन करते हैं। ठीक है, तेज तेज बोलकर पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, वो आपको पूछा है। संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन या फिर रूसो। बताइए से आंसर क्या होगा। भाई वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जो बच्चे नोट्स की पूछ रहे हैं उस पर मैसेज करके आप ले लेना। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे देता हूं, क्लास के बीच में नहीं बताता, तो उस पर मैसेज करके आप लोग ले लेना नोट्स। ठीक, देखिए अगला इसका क्वेश्चन आपको दिया है संस्कृत, तो मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। आंसर पहला सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान से पढ़ना, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, वो क्वेश्चन आपको पूछा है। देखते हैं। आगमन प्रणाली, ये भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है। निगमन तो होगी। अव्याकृति प्रणाली ये भी होगी। कक्षा विनय प्रणाली नहीं होगी व्याकरण शिक्षण के लिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऊपर अभी क्वेश्चन गया था कक्षा विनय प्रणाली। ठीक है, तो आंसर आपका प्राइमरी लेवल के लिए था, तो फोर्थ आंसर से हो जाएगा। ये उपयुक्त नहीं है, बाकी तीनों उपयुक्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। प्रयोग विधि से देखते क्या करते हैं। प्रयोग विधि से छात्र अनुभव करके सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, करके सीखते हैं या फिर सभी। बताओ सही आंसर क्या होगा प्रयोग विधि से। देखिए आंसर जो इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सभी ज्यादातर सही दे रहे हैं। करके सीखते हैं, प्रयोग विधि में क्या काम करेंगे? करके, खुद करके सीखते हैं, थर्ड हो जाएगा। कुछ तो क्वेश्चन इतने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है वो आपको बतानी है। अनुकरण विधि ये भी होती है, आगमन निगमन विधि भी होती है, भाषा प्रयोगशाला विधि भी होती है, डी, ये तीनों ही विधियां होती है। आंसर आपका फोर्थ सी हो जाएगा, भाषा शिक्षण की विधियां। कमेंट बॉक्स में बताओ इनके अलावा और कौन कौन सी विधि है भाषा शिक्षण की विधि। ये तीन तो हो गई, इनके अलावा भी और भी विधि है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए मैंने आपको सीडीपी की पेडागोजी कराई, वहां आपको देखने को मिला। ईवीएस कराई, वहां देखने को मिला। मैथ्स की पेडागोजी कराई, वहां भी आपको देखने को मिला। निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, मतलब मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं 1 नंबर का 100% रेट के एग्जाम में आएगा। 1 से 2 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, 5 नंबर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, वो अलग बात है। ठीक है, अब इसको समझना ध्यान से। निदानात्मक में मैं आपको क्या बता चुका हूं। निदानात्मक मतलब निदान करना। इसके अंदर सिर्फ समस्या को जाना जाता है, समस्या की पहचान की जाती है। ठीक है, तो समस्या की पहचान की जाती है। और वही वाला एग्जांपल अपने वाला जो बार बार आपको देता हूं, जैसा मान लीजिए कोई डॉक्टर है, और जब डॉक्टर के पास कोई रोगी आता है तो डॉक्टर सबसे पहला क्या काम करता है? रोगी का निदान करता है, उसको डायग्नोस करता है कि भाई तुमको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर अपनी बीमारी बताएगा, जब उसको निदान कर देगा तो फिर डॉक्टर क्या काम करता है? उपचार करता है। इसी तरीके से जो टीचर होता है वो भी बच्चे की समस्या को पहले निदान करेगा, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण देगा उसको। ठीक है, अब पढ़ते ऑप्शन को। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ठीक है, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, पहले आंसर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है,
बच्चों को व्यस्त रखना नहीं, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना नहीं, बच्चों की त्रुटि की केवल, देखो ये ऑप्शन आ गया ना केवल, आज ये क्वेश्चन के अंदर 45वें पे देखने को मिला। मैं सोच रहा था कभी ये भाई साहब कहां छुपा बैठा है। जहां भी केवल देखने को मिले, शुरू में मिले, बीच में मिले, एंड में मिले, उस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को देखते गलत काट देना, ठीक है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। पहले कठिनाइयों को देखो, पहचान करो, आइडेंटिफाई करो और उसके बाद फिर उनका उपचार करो। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया कौन सी है? एक तो संश्लेषण विधि और एक विश्लेषण विधि। ये दोनों ही विधि में से कोई ना कोई सी रीट के एग्जाम में देखने को मिलती है, देख लीजिए। अब इनको दोनों को ही देख लो आप लोग। जो पहले अगर बात करें विश्लेषण विधि में, तो विश्लेषण विधि में समस्या को, जो भी कोई समस्या होगी उसको पहले टुकड़ों में तोड़कर उसका निदान किया जाता है, ठीक है, टुकड़ों में। अब समस्या जैसे मान लीजिए कैसे समस्या हो गई भाई रीट के एग्जाम की, कि भाई रीट का एग्जाम लेकर कैसे जॉब ली जाए। आपके सामने समस्या आएगी तो आपने क्या काम करा, इस समस्या को टुकड़ों में बांट लिया कि यार पहले तो मैं सिलेबस को लेता हूं, सिलेबस देखता हूं क्या सिलेबस है, ठीक। सिलेबस के अलावा फिर आपने क्या काम करा, अब यूट्यूब पर देखता हूं कौन सा चैनल है। अब आपको मिल गया मैं कि सर सचिन सर कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नोट्स लिए या बुक ली, उसके अलावा तो आपने समस्या को क्या काम करा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। जब इनको टुकड़ों में तोड़ लोगे तो संश्लेषण विधि में फिर इन टुकड़ों को जोड़कर, इन समस्याओं के जो ये फैक्टर है इनको जोड़कर संश्लेषण विधि में चीजें सिखाई जाती है, ठीक। तो संश्लेषण विधि में इनको जोड़ा जाता है और विश्लेषण में इनको तोड़ा जाता है। तो संश्लेषण विधि में कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, वर्ण, पहली चीज सही हो जाएगी भाई, वर्ण के बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। मान लीजिए बच्चों को कोई निबंध लिखाना है किसी चीज पर या कोई वाक्य लिखाना है, तो यहां पर पहले उसको वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, वाक्य आएगा, इनको जोड़ा जाएगा, फिर जाके निबंध बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये बताओ, जो संश्लेषण विधि है और जो विश्लेषण विधि है, इन दोनों के प्रतिपादक और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। संश्लेषण और विश्लेषण विधि के प्रतिपादक और बता दो, क्योंकि कई बार रीट के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ गया कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है। देखता हूं कितना आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है, वो आपको बतानी है। प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या फिर खंडान्वय विधि, बते से आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए यहां पर बात हो रही है गद्य शिक्षण की, तो आंसर जो इसका सही हो जाएगा आपका भाई फोर्थ हो जाएगा, खंडान्वय विधि। अब इसको जरा सा जान लो, ये दो तरीके की विधि होती है, एक तो होगी खंडान्वय विधि और दूसरी, और लिख देता हूं मैं इसकी बहन को या इसका भाई जो भी है दूसरी होती है दंडान्वय विधि, ठीक है। खंडान्वय और दंडान्वय विधि, ये दो तरीके की विधि होती है। अब इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं पहले खंडान्वय विधि की, इसमें विधि में क्या होता है, इसमें साहित्य से संबंधित क्वेश्चन लिए जाते हैं या फिर लंबी कविताओं से या फिर महाकाव्यों से क्वेश्चन लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई कविता लिख दी, ये कॉपी के अंदर कविता लिख दी और इसको ये दो भागों में टुकड़े कर लिए, तो यहां पर जो टीचर होगा इस आधे भाग से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरे पाठ को खंडों में कर लिया जाता है, टुकड़ों में कर लिया जाता है। जैसे यहां पर ये जो कोई कविता लिखी है इसको टुकड़ों में कर लिया, तो ये हो जाएगा आपकी खंडान्वय विधि हो जाएगी। इसको समझ गए। अब समझो इसकी दूसरी बहन को, दंडान्वय विधि को, इसको समझ लो ये क्या होती है। दंडान्वय विधि में काव्य से संबंधित क्वेश्चन लिए जाते हैं या व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन लिए जाते हैं दंडान्वय विधि में, ठीक। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। समझ गए इन दोनों बहनों को, खंडान्वय और दंडान्वय, रीट के एग्जाम में ही पूछी गई है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड क्या है। मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ सही आंसर क्या होगा। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये कहेंगे और बहुत से ऐसे हैं जो ये भी कहेंगे कि सर कह नहीं सकते, क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए जो आपकी आगमन विधि है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। भाई आगमन विधि में मैं आपको क्या बता चुका हूं, डिडक्टिव मेथड में, इनको डिटेल में भी पढ़ लेना। इसमें पहले बच्चों को नियम सिखाए जाते हैं, ठीक है, और नियम के बाद बच्चों को उदाहरण के थ्रू चीजें बताई जाती है, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं निगमन विधि, ठीक। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या है। मान लीजिए जो आप चीज वीडियो में पढ़ रहे हो, जितनी चीजें सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो किसी चीज का अर्थ आपको ग्रहण करना है,
तो इसके कौशल के लिए सबसे बढ़िया उपयोगी क्या होगी वो आपको बताना है। क्वेश्चन देखते क्या होगी। व्याकरण शिक्षा बिल्कुल नहीं, अर्थ ग्रहण करने के लिए नहीं होगी। समाचार वाचन ये भी नहीं होगा, इसका आंसर आपका मौन वाचन सबसे बढ़िया होगा। मौन वाचन बता चुका हूं मैं आपको कैसे पढ़ना है। मौन वाचन का मतलब मन ही मन पढ़ना, बोलकर नहीं, मन ही मन पढ़ना अपना। जैसा आपने से बहुत से बच्चे जो मन ही मन चीजों को पढ़ते हैं, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो अर्थ का ये देख लिए, अर्थ को जल्दी तरीके से ग्रहण कर पाओगे। ठीक, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको देखिए। टोटल शायद मेरे ख्याल से 60 प्लस क्वेश्चन है जो आज की वीडियो के अंदर है, और जितने भी क्वेश्चन है सारा आपको रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए। ठीक है, देखिए संक्षेप में जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, वो टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। तो पाठ्यक्रम की जो परिभाषा है, डेफिनेशन किसकी है? तो देखिए सिंपल सा, इसके अंदर बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये पूछा है ये डेफिनेशन किसकी है। तो बेंट तथा क्रोनेबर्ग की है ये। आंसर आपका हाँ सही, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, डेफिनेशन पूछी थी, एक डेफिनेशन तो जरूर देखने को मिलेगी आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है गंभीर वाचन। जैसे कुछ बच्चे आप में से बहुत गंभीर वाचन करते हैं, बहुत गंभीर तरीके से बोलते हैं, ठीक है, तथा द्रुत वाचन, ये दोनों भेदक किसके हैं वो आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं। सस्वर वाचन के नहीं होगा, आदर्श वाचन के नहीं, मौन वाचन। आंसर आपका सी थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, मौन वाचन। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अभिरुचि उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बताओ अभिरुचि उद्देश्य का ऑप्शन पढ़ लेते। क्या है? बालक का पुस्तकालय में जाकर रुचि की पुस्तक पढ़ना, ये तो भाई होगा आपका। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाल सभा में प्रस्तुति देना, ये भी आपका पॉजिटिव है। उसके अलावा बाकी देखते हैं, पॉजिटिव को अलग कर लिया करो, नेगेटिव को अलग। काव्य पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये भाई साहब भी बचा, इसका मतलब नेगेटिव। कि बालक का अपने उससे बड़ों के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त करना, इससे कोई मतलब ही नहीं है अभिरुचि उद्देश्य का। ठीक है, तो शुरू के तीनों क्या है? अभिरुचि के उद्देश्य। इनको अच्छे तरीके से देख लेना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछे जाते हैं। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वर्तमान पाठ को पढ़ाने के लिए छात्र की मानसिक तैयारी करना किस चरण के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए आप लोग क्लास के अंदर गए, आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाना है। मान लीजिए पेड़ के ऊपर आपको चैप्टर पढ़ाना है, तो ये किस चरण के अंतर्गत आएगा? उद्देश्य कथन के अंदर आएगा। उद्देश्य कथन दोगे नहीं, प्रस्तावना के अंदर आ जाएगा। ऊपर में आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर, जो हर्बर्ट उपागम के पद में आपको बताया था। ठीक है, तो प्रस्तावना के अंदर आएगा, यानी प्रस्तावना के अंदर जो पूर्व ज्ञान है बच्चों का उसको जाना जाएगा। जैसा मान लीजिए टॉपिक पढ़ाना है पेड़ का, तो बच्चों बताओ पेड़ के बारे में, तो बच्चे बहुत सी चीजें बताएंगे, तो पूर्व ज्ञान को पहले टीचर देखेगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है। देख लेते किस किस में किया जाता है भाई। लिखित परीक्षा में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति में भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या बिना भाषा के जीवन जीना सही सफल माना जाएगा? नहीं हो पाएगा। जितनी भी चीजें हम आप लोग कर रहे हो भाषा के माध्यम से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि कक्षा में भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी आपका आ गया सीसी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इसके उद्देश्य से आशय मतलब क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य बताना है। देखते हैं। विद्यार्थियों की कमजोरी को जानना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया से अवगत होना, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, तीसरा आंसर अभी तक सही है। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें बच्चे के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, वो होता है आपका सीसी। ठीक, तो इसमें क्या होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। आंसर थर्ड से हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके अंदर समझाने के लिए कुछ नहीं है, सीधा देख लीजिए कि इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। यह स्टेटमेंट किसका है? रिस्क, मॉरिसन, एनसीईआरटी, जेम्स एमली। बताओ सही आंसर क्या होगा।
देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल है, एनसीईआरटी आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। इसमें सिर्फ कथन पूछा है, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा दक्षता रीट के सिलेबस में आपको दिया हुआ है हिंदी में, भाषा दक्षता पूरा टॉपिक आपको दिया हुआ है। तो भाषा दक्षता प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमको इसके उद्देश्य पढ़ने हैं, ताकि एक बार इसके उद्देश्य जान लिए तो हमारा 1 नंबर पक्का हो जाए। देख ले इसको ध्यान से, पढ़ाए गए पाठों की वैचारिक विषय वस्तु को ज्ञान प्राप्त करना, यह भाषा दक्षता का उद्देश्य होता है, ठीक है। किसी भाषा में दक्षता हासिल करना, निपुणता हासिल करना, जैसे कुछ लोगों के हिंदी भी ऐसे बोलते हैं कि मतलब अट्रैक्ट होता जाता है कोई भी उनकी तरफ को, जैसे अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, तो भाषा में दक्षता हासिल की हुई है उन्होंने, ठीक है। तो पहला तो उद्देश्य होता है, आगे देखते हैं। रचना के लिखित और मौखिक रूप का ज्ञान प्राप्त करना, यह भी उद्देश्य है। देखने की योग्यता का विकास, ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर यही सही हो जाएगा। भाषा और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, यह भी भाषा दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य है। तो ये तीनों क्या है, आपके उद्देश्य है, और ये उद्देश्य नहीं है, तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि छोटे बालकों को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य कौन सा होगा, वो आपको बताना है। देखते कौन सा होगा, संभाषण, मौन पठन, अभ्यास कार्य, या फिर सस्वर पठन। बताओ सही आंसर क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है तो। ठीक है, वेरी गुड, आंसर जो आपका सही हो जाएगा फोर्थ, सस्वर पठन, ठीक, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण के उपागम की भूमिका किसमें रहती है। ठीक है, भाषा शिक्षण के उपागम सिलेबस में आपको दिया हुआ है, तो किस में रहती है, गद्य में भी रहती है, पद में भी रहती है, एकांकी नाटक में भी रहती है, तीनों में रहती है। भाई इसका मतलब डी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर फोर्थ हो जाएगा, भाषा शिक्षण का उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और भाषा शिक्षण के उपागम से, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, 1 नंबर का तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, तो भाषा शिक्षण के उपागम का सही क्रम क्या है। कोई भी भाषा आपको सीखनी है, ठीक है, तो उसका किस तरीके से आप लोग सीखोगे, अब देखते हैं। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई, आपके अंदर होनी चाहिए जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है जिज्ञासा, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन तो इसका मतलब वैसे हो जाएगा, क्योंकि बाकी पर अनुकरण आ रहा है। उसके बाद होता है अनुकरण, ठीक है। जब क्यूरियोसिटी जगेगी तो कॉपी होगी चीजें, और उसके बाद हो जाएगा आपका अभ्यास। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आ गई आपकी भाई डाल्टन विधि। डाल्टन विधि में कितने वर्ष के बालकों की शिक्षा के बारे में बताया गया है, वो आपको बताना है। 5 से 15, 11 से 17, 3 से 4, या फिर 1 से 5। और डाल्टन विधि के प्रतिपादक अभी ऊपर वीडियो में मैंने आपको बताया, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा प्रतिपादक का, इसका भी सही बता दो आंसर। आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है भाई, 11 वर्ष से 17 वर्ष तक, ठीक है। डाल्टन विधि में इतने साल तक के बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया गया। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऊपर मैं बता चुका हूं आपको, इतनी जल्दी भूल गए। देखिए, ठीक है, लिख लेना, उसमें आपको सारी बता चुका हूं। डाल्टन विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, ये सब आपकी क्या है, कुमारी एलन पार्कहर्स्ट उन्होंने दी थी, ठीक। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा यानी जो मदर टंग होती है उसको मध्यस्थ नहीं रखा जाता। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ इस क्वेश्चन के आगे, ठीक। व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। बताइए से आंसर क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझो, एक तो ये हमारे देश का बच्चा, ठीक है, ये हमारा देश इंडिया। अब इंडिया के अंदर जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा ही मान लीजिए जो ज्यादातर बोली जाती है। एक ये दूसरा देश हो गया, ये मान लेते हैं इसको अमेरिका, ये मान लिया, ये यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। अगर मान लीजिए इंडिया का कोई बच्चा जो हिंदी बोलता है, यह अमेरिका वालों के बीच में फंस गया, ये रहे अमेरिका वाले अंग्रेज, तो ये क्या बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर गया है या कोई भी बड़ा गया है, तो देख लेना कुछ दिन के बाद इसको भी इंग्लिश आ जाएगी, ये भी इंग्लिश में बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ बताओ, जो यहाँ पर ये जो बच्चा गया है, जो भी बड़ा गया है, क्या इसको अपनी मातृभाषा की जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल नहीं। क्यों? जो अंग्रेज है, ये जो अमेरिकन है, इनको खुद ही नहीं पता मातृभाषा के बारे में, हमारी हिंदी के बारे में, तो मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ डायरेक्ट सीखा जाता है। किसी भी आपकी
भाषा को डायरेक्ट सीखा जाता है, इनके बीच में रहना शुरू कर देगा, थोड़े दिनों में इनकी कॉपी करेगा, कुछ वर्ड्स उसको मिलेंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। जब किसी भाषा को सीधे सीखा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से सीखा जाता है, डायरेक्ट सीखा जाता है, तो हो जाती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे आजमा के देख लेना, कुछ दिनों के बाद इंग्लिश बोलना आ जाएगी, या जो भी भाषा आप सीखना चाहते हो, आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, ये सारे रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिए थे। तो आज सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मोस्टली मैंने वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिए। तो आपकी हिंदी पेडागोजी की आपकी मैराथन क्लास भी खत्म हो गई। इससे पहले सीडीपी की खत्म हो चुकी है, ईवीएस हो चुकी है, और आपकी मैथ्स पेडागोजी में खत्म करा चुका हूं। उनको आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, सर्च मार लेना जो भी आपको मैराथन क्लास लेनी है, और साथ में मेरा नाम लिख दिया करो ताकि वो मैराथन क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, पेडागोजी खत्म हो गई। अब बच्चों के ज्यादातर ये मैसेज आ रहे हैं कि सर ये मैराथन पेडागोजी की तो मेन सब्जेक्ट की आपने करा दी, सर हमें कंटेंट वाली वीडियो दो जिसमें आपका सिलेबस हमारा जल्दी कंप्लीट हो। और उसके अलावा यूपी टेट और वाले बच्चों के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर आप रीट की तैयारी करा रहे हो, तो सर हम तो पास ही नहीं कर पाएंगे, हम तो सीटेट नहीं भर पाए थे, तो सर हमारे भी कुछ फ्यूचर सोचिए। तो देखिए, जो कंटेंट वाली वीडियो आपको आएगी वो ऐसे चैप्टर में आपको लूंगा जो रीट में भी आते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं, और उसके अलावा आपके इसमें सुपर टेट में पूछे जाते हैं, और आपके केवीएस में भी देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपकी जैसे संधि हो गया, आपके उसके अलावा ये हो गए, क्या नाम है, वर्ण वगैरह हो गए। ठीक है, मैथ्स की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो सभी में आते हैं। तो कल से आपको एक कंटेंट वाले चैप्टर मिलना शुरू करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल से मिलेंगे डिटेल में चैप्टर के साथ, थ्योरी के साथ, और क्वेश्चन आंसर बीच बीच में मैं आपको लिए कराता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये लगभग पेडागोजी आपकी कंप्लीट होगी और बहुत ही बच्चों का अच्छा स्कोर भी आ रहा है। ठीक है, तो कल मिलेंगे डिटेल में चैप्टर्स के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के लूंगा मैं, सभी के, हिंदी के लूंगा, इंग्लिश मैथ सभी के लूंगा, सीडीपी वगैरह सभी के। ठीक, तो कल से हो जाती है आपकी कंटेंट वाली वीडियो स्टार्ट। इनकी प्रैक्टिस कर लेना जो पेडागोजी आपको बताइए। हाँ, जो बच्चा नोट्स की पूछ रहा है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करना, तो आपको रीड के नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ अभी रीड के नोट्स है मेरे पास, वही आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपका रीड का एग्जाम पास हो सके। और पास होने से ज्यादा काम स्कोर करना है आपको 120 प्लस से, जो कि आप लोग कर जाओगे अगर जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जो चीज आपको नोट्स में दी हुई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आप लोग कर ही देते हो। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल से आपको ये कंटेंट वाली वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट और टेक केयर।